हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हमारा डे 7 वीक 2 और मंडे डे है, तो हमारा ज्योग्राफी चलेगा। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, हमारी सिलेबस क्या था ज्योग्राफी का? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो उसके बेसिस पे कुछ 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उस पर कौन सी फोर्सेज होती है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करना। देन सेकेंड क्वेश्चन, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है। ये है बेसिकली डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उस पे क्वेश्चन। देन थर्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ इंटीरियर, ये हमेशा रहते हैं, इनडायरेक्टली यूपीएससी ने इसको पूछा भी हुआ पीवाईक्यू में क्वेश्चन, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन फ्रेम किया। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, ये भी हमारे प्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लैंडफॉर्म्स है। तो वॉल्केनिक एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स होते हैं। तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म पे क्वेश्चन, और पैटर्न भी मैंने क्या रखा है, पैसेज बेस्ड, ताकि आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना आए। देन लास्ट क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। आप देखोगे यूपीएससी ज्योग्राफी मेंस जीएस 1 में हर साल एक क्वेश्चन आता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, देन कन्वर्जन बाउंड्रीज, माउंटेन डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन, हर साल आप देखोगे क्वेश्चन आता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज हमें मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसमें हमें मैप भी बनाना है, तो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन मैंने इसको रख लिया, क्योंकि ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैप्स। तो प्लीज आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, पॉज करो वीडियो और अटेम्प्ट करो। उसके बाद प्लीज अपने स्कोर लिखना, और स्कोर के साथ वो भी लिखना, अगर बहुत लो स्कोर आ रहा है, लेस देन 2, लाइक 2 आउट ऑफ 5, तो प्लीज रीजन भी बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको, ताकि हम उस पर वर्क कर सके। देखो, पहले आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम, फिर उसमें ऑब्वियसली आई कैन हेल्प यू आउट। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन पार्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, एल्फ्रेड वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, तो उसने क्या कहा था कि जो कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं वो 2 फोर्सेस की वजह से मूव कर रहे हैं। ये अर्थ है, राइट, ये इक्वेटर, और तो यहाँ पे कुछ कॉन्टिनेंट्स थे। तो कॉन्टिनेंट्स इक्वेटर की तरफ कैसे मूव करे, देयर वाज एक फोर्स हम बोलते हैं पोल फ्लिंग फोर्स। तो ये पोल्स, तो पोल से दूर जा रहे हैं ये कॉन्टिनेंट्स, तो इनको बोलते हैं पोल फ्लिंग फोर्स। और ये फोर्स कैसे एक्सर्ट हो रही थी, कैसे ये इक्वेटर की तरफ पुल कर रहे थे? दिस फोर्स वाज जनरेटेड बिकॉज ऑफ सिंपल कॉन्सेप्ट, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से, नॉट रेवोल्यूशन, नॉट ग्रेविटेशन, नॉट टाइड्स। इट वाज सिंपली बिकॉज ऑफ पोल रोटेशन ऑफ द अर्थ। एक और फोर्स वेगनर ने कहा था, जो कहा था कि ये कॉन्टिनेंट्स वेस्टवर्ड भी मूव कर रहे हैं। वो वेस्टवर्ड कैसे मूव कर रहे हैं, वहां पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या थी, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। तो वहां पे ग्रेविटेशनल एग्जाम्पल आता है, और वी ऑल्सो से इट एज टाइडल फोर्सेस। तो ये रिस्पॉन्सिबल थे मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। तो 2 फोर्सेस थे, पोल फ्लिंग फोर्स एंड वेस्टवर्ड फोर्सेस, राइट, जिनको हम टाइडल फोर्सेस भी बोलते हैं। तो टाइडल फोर्सेस किसकी वजह से थे, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, और पोल फ्लिंग फोर्स रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो बेसिक क्लियर होना चाहिए, डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है, अगर आपसे नहीं हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व। ये पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ है ये पूरा, तो प्लीज आप रीड करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ इंटीरियर। अर्थ इंटीरियर हमें पता है, ये अर्थ का इंटीरियर है। दिस इज क्रस्ट, देन वी हैव मैंटल, देन वी हैव कोर। हमें पता है क्रस्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दिस इज ओशियानिक क्रस्ट। देन मैंटल को हम 2 में डिवाइड करते हैं, अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल। ऐसे ही कोर को आउटर कोर एंड इनर कोर। हमने लास्ट क्लास में किया था मैग्नेटिक फील्ड पे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रही है अर्थ की, बिकॉज ऑफ आउटर कोर। तो देखो हमारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो रहे हैं पिछले प्रीमिक्स से। ओके, तो यहाँ पे जो यहाँ पे लाइंस है जो सेपरेट कर रही है, वहां पे कर रहा है एकदम से डेंसिटी चेंज हो रही है, तो जिसकी वजह से करती है, अब आपको याद हो साइंस एंड टेक में हमने पढ़ा था, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या होती है, रिफ्रैक्शन होता है।
टूवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगा, राइट। ऐसे ही क्या होता है, अगर बिल्कुल ही डेंसिटी बहुत ज़्यादा चेंज आ जाती है तो क्या होती है, वेव रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटीज है अर्थ के इंटीरियर में जहाँ पे बिल्कुल रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हो रही है, क्यों, मतलब वहाँ पे एकदम से चेंज इन ह्यूज डेंसिटी दिख रहा है, तो उनको हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटीज। तो ऐसी कुछ डिसकॉन्टिन्यूटीज है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, तो वो हम मैप में देख लेते हैं। देखो, तो पहली डिसकॉन्टिन्यूटी है कॉनरोड डिसकॉन्टिन्यूटी। ये किसको डिवाइड कर रहा है, अपर एंड लोअर क्रस्ट, बेसिकली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट को। फिर क्रस्ट खत्म, क्रस्ट और मैंटल पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिकली क्रस्ट एंड अपर मैंटल, उसको डिवाइड कर रहा है मोहोरिविच डिसकॉन्टिन्यूटी। और यही हमने क्वेश्चन में था, लोअर क्रस्ट एंड अपर मैंटल, तो हमारा आंसर ये हो गया। फिर ऐसे अगर और भी किसी तरह से यूपीएससी पूछ सकती है, अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल, इनको कौन डिवाइड कर रहा है, रेपिटी डिसकॉन्टिन्यूटी। देन मैंटल एंड कोर, इनको कौन डिवाइड कर रहा है, गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। लास्टली आउटर कोर एंड इनर कोर, वहां पे क्या है, लेहमन डिसकॉन्टिन्यूटी। तो इसको आप याद भी कर सकते हो। देखो मैंने कैसे याद किया था, मतलब आपको याद रह जाएगा अभी ये CMRGL, अगर आप देखो मतलब सीक्वेंस वाइज चले तो चीफ मजिस्ट्रेट राहुल गोयल L, मैं ऐसे याद करता था, आपको अब याद रहेगा कि हाँ सर के नाम से एसोसिएटेड है, राइट। मतलब मैं एक ही एब्रीविएशन याद करता हूँ और मेरे को याद नहीं रहते थे, तो आप याद कर सकते हो। अदरवाइज लॉजिकली वाइज मतलब इसको थोड़ा रट्टा मारोगे, बार बार देखो इसको, इस डायग्राम को, जैसे हिस्ट्री के फैक्ट्स थे, साइंस के फैक्ट्स हैं, उनको बार बार देखो देखो अपने आप याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको एक फिक्स कर लो अपना रूटीन कि आपने जो इस पूरे हफ्ते पढ़ा, संडे को वो सारे प्रीमिक्स के जो सारे क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करोगे, तो आप देखना रिवीजन होती रहेगी। और ऐसे ही फिर नेक्स्ट वीक के प्रीमिक्स वो आप उस संडे को रिवाइज करो, फिर थर्ड वीक के, फिर फोर्थ वीक के। अल्टीमेटली क्या करो, जब लास्ट संडे आएगा पूरे मंथ का, तब चारों प्रीमिक्स का फिर से रिवाइज कर लो। तो इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद होने स्टार्ट हो जाएंगे, सारे टिप्स पे आ जाएंगे। सी गेम इज ऑल अबाउट रिवीजन, और कोई नहीं है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इस एग्जाम में। प्रीलिम्स इज इक्वल टू रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा, तो ये ध्यान रखना बस। ओके, देन वी हैव डायरेक्ट सोर्सेस ऑफ अर्थ इंटीरियर। अब देखो अर्थ का इंटीरियर हमें पता है, हम नहीं जा सकते बिकॉज हमें अभी तक नॉलेज क्या है, जैसे हम सरफेस ऑफ द अर्थ से हम अगर नीचे जाना शुरू करें इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हम ह्यूमन तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते। हम ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर के 37 डिग्री जो नॉर्मल होता है, अगर 50 डिग्री जैसे बाहर जाओ कितना 50 डिग्री कितनी गर्मी हो जाती है, वी आर हार्डली एबल टू सर्वाइव। एंड अर्थ के इंटीरियर में इतनी टेम्परेचर चेंज आ रहा है, आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर 32 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है। तो खुद सोचो, मतलब आप 2 किलोमीटर के वहां पे टेम्परेचर 64 डिग्री हो गया, अगर सरफेस पे 0 मान के चल रहे हैं, तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें अर्थ की इंफॉर्मेशन के लिए हमें इनडायरेक्ट सोर्सेस को यूज करना पड़ा, ऐसी कुछ डायरेक्ट सोर्सेस भी। तो डायरेक्ट सोर्सेस क्या होते हैं, अगर अर्थ के अंदर से कोई अर्थ इंटीरियर वाला पत्थर, सपोज 100 किलोमीटर पे एक पत्थर पड़ा है, वो पत्थर सरफेस पे आ जाए, तो हम उस स्टोन को स्टडी कर सकते हैं। तो एक सोर्स क्या हो गया, हम माइनिंग के थ्रू लेके आ रहे हैं, तो माइनिंग एंड ड्रिलिंग, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। ऐसी अब हमें पता है और एक और वे होता है जहां से अर्थ के रॉक्स अपने आप सरफेस पे आते हैं, वो क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन। जब रॉक्स बिल्कुल अर्थ के इंटीरियर पे बहुत ज़्यादा डेप्थ पे मेल्ट कर जाते हैं, यूजुअली हम बोलते हैं स्टेनोस्फीयर पे, राइट, वहाँ पे मेल्ट करके वहाँ से राइज करते हैं और फिर सरफेस पे आके सॉलिडिफाई और कूल डाउन हो जाते हैं। तो उससे भी हम स्टडी कर सकते हैं कि हाँ अर्थ के इंटीरियर पे ये प्रॉपर्टी है, ये जो रॉक आया है नीचे से, इस पर ये प्रॉपर्टी है। तो वॉल्केनिक इरप्शन भी हमें हेल्प करता है, इवन जो वॉल्केनिक इरप्शन गैसेस रिलीज करता है वो भी हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में। तो देखो 1 और 4 आंसर है। बाकी ऑप्शन देखो साइस्मिक वेव्स, अब इसको देखो रिवाइज भी करते हैं हम साथ में। तो साइस्मिक वेव्स में क्या है, साइस्मिक वेव्स बेसिकली अनदर टर्म है अर्थक्वेक वेव्स के लिए। तो अर्थक्वेक वेव्स क्या है, दो तरह की होती है, P एंड S वेव्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स जब फोकस से रिलीज होती है तो वो मूव करना स्टार्ट करती है। देखो वैसे वेव्स को कैसे मूव करना चाहिए, दे शुड मूव इन स्ट्रेट डायरेक्शन। पर अब याद करो, हमने पढ़ा था साइंस एंड टेक में भी क्वेश्चन था रिफ्रैक्शन। तो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे अगर वेव जा रही है तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होती है, नॉर्मल डायरेक्शन में जाएगी, कहीं ना कहीं बेंड होगी, या टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऐसी हमें क्या दिख रहा है, जब ये वेव्स साइस्मिक वेव्स रिलीज होती है तो वहां से ये स्ट्रेट नहीं मूव करती, रादर कैसे मूव कर रही है, ये रिफ्रैक्शन हो रही है,
तो ये ऐसे मूव करिए, बेंडिंग ऑफ लाइट दिख रही है हमें, बेंडिंग ऑफ वेव्स। तभी हमें यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे हमें शैडो जोन मिलता है। तो प्लीज़ आपका होमवर्क होएगा, आप पॉज करो अपने नोटबुक में। अब आपको रिफ्रैक्शन का आइडिया लग गया, साइस्मिक वेव्स का लग गया, तो अपने नोटबुक में डायग्राम बनाओ और वहाँ पे आप देखो कैसे बेंडिंग ऑफ लाइट हो सकती है। अगर डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी का आइडिया क्या होता है, सरफेस से हम कोर पे जा रहे हैं तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो आइडिया लो, अगर सरफेस से अगर अर्थक्वेक वेव रिलीज हो रही है और वो कोर की तरफ जा रही है तो कैसे बेंडिंग होगी, वो रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी याद करो। तो देखो आपका बेसिक भी याद हो जाएगा, ज्योग्राफी भी समझ आ जाएगी। ज्योग्राफी में साइंस यूज होती है कई जगह। तो ये हमें इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि विद इन दी अर्थक्वेक अर्थ क्या हो रही है, डेंसिटी चेंज हो रही है, तभी वेव की बेंडिंग ऑफ दिख रही है हमें, राइट। तो साइस्मिक वेव हमें इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसी ग्रेविटेशन मास पे डिपेंड करता है। अब हमें पता है अर्थ के सरफेस पे अगर मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें हर जगह ग्रेविटी फोर्स इक्वल लगनी चाहिए, पर हमें क्या मिल रहा है, ग्रेविटी फोर्स अलग अलग मिल रही है। वो क्यों मिल रही है, बिकॉज यहाँ पे सपोज कुछ ज़्यादा रॉक्स वगैरह थे, यहाँ पे गैप है, कोई रॉक्स प्रेजेंट नहीं है, ऐसे यहाँ पे रॉक्स ज़्यादा है, तो हमें अगर यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है तो यहाँ पे ग्रेविटी उससे ज़्यादा लग रही है, यहाँ पे 5 लग रही है, यहाँ पे 10 वैल्यू लग रही है। ऐसे यहाँ पे भी सपोज उसे 8 वैल्यू लग रही है, बिकॉज यहाँ पे भी क्या है, ग्रेविटी मास की वजह से पुल आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी अनोमली, बिकॉज जो रॉक्स डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द इंटीरियर ऑफ द अर्थ वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, रैंडमली है। तो इसकी वजह से ग्रेविटी भी हमें अलग अलग दी। तो इससे हमें आइडिया लगा कि अर्थ के इंटीरियर में अलग अलग वैल्यू है रॉक्स की, मतलब मास की डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसी इंटीरियर ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ग्रेविटेशन भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। ऐसी मीटोराइट्स, हमें पता है अर्थ कैसे बने, मीटियोर्स कैसे बने। सेम वे से बिग बैंग थ्योरी में क्या था, ब्लास्ट हुआ, नेबुला गैसेस बने, कूलिंग डाउन ऑफ द अर्थ का टेम्परेचर, यूनिवर्स का टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, तो क्या हुआ, सॉलिडिफिकेशन ऑफ दोज गैसेस स्टार्ट हो गया, और फिर डिफरेंशिएशन प्रोसेस, डी गैसिंग फिनोमिना, राइट। ये सब फिनोमिना हमने पढ़ा था, ये पहला क्वेश्चन था पिछले प्रीमिक्स का। तो उससे लिथोस्फीयर कैसे बना, तो ऐसे लिथोस्फीयर बना। तो सेम वे मीटोराइट्स भी ऐसे बने हुए। तो इससे हम आइडिया ले सकते हैं जैसे अर्थ बना है वैसे ही मीटोराइट्स बना है। तो मीटोराइट्स को स्टडी कर लेते हैं, बिकॉज वो अर्थ पे गिरते ही रहते हैं शूटिंग स्टार वगैरह के थ्रू। तो उनको स्टडी करते हैं और उससे आइडिया लेते हैं कि शायद अर्थ का इंटीरियर भी ऐसा ही होगा। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्टली नहीं हम स्टडी करें, इनडायरेक्ट। तो क्या हो गया, 2, 3 एंड 5 ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो आंसर क्या है, 1 एंड 4। ओके, तो ये सोल्यूशन है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया आपको। ओके, देन वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अब वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्या, ये क्या कह रहे हैं, व्हेन द लावा मेक्स इट्स वे थ्रू क्रैक्स एंड फिशर्स डेवलप्ड इन द लैंड। एक लैंड है उसमें क्रैक्स एंड फिशर्स है, तो वहाँ से लावा राइज कर रहा है। इट सॉलिडिफाइज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो मतलब वो सॉलिडिफाई हो गया और परपेंडिकुलर टू ग्राउंड ऐसे खड़ा है वो। इट गेट्स कूल्ड इन द सेम पोजीशन टू डेवलप अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर, तो वॉल की तरह दिखता है वो। तो सच वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स आर नोन एज, देखो आंसर डाइक्स, आपको वैसे भी याद रहना चाहिए, वॉल लाइक स्ट्रक्चर डाइक्स होते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि बाकी सारी जो लैंडफॉर्म्स है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स वो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही है, एक अकेले ही डाइक्स है जो वर्टिकल है। तो इजी क्वेश्चन सेट किया था, पर हाँ इससे आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कैसे ये याद कर सकते हो लैंडफॉर्म्स, बिकॉज कईयों को याद नहीं रहता लैपोलिथ, लोकोलिथ, फैकोलिथ, सिल्स। तो मैं चलो आपको इसके बता देता हूँ कैसे याद कर सकते हो लॉजिकली। ये देखो ये डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो इसमें बैथोलिट के लार्ज ग्रेनाइटिक रॉक्स है, तो इसमें कीवर्ड है ग्रेनाइटिक रॉक्स है या मैग्नेटिक स्ट्रक्चर है जो सॉलिडिफाई हो चुका है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। तो ये बेस बिल्ड कर रहा है और लार्ज है, तो उसको बैथोलिट बोलते हैं, मतलब ऐसे बैठ गया है, ऐसे याद कर सकते हो, राइट। फिर इसी में से लावा राइज कर रहा है, और लावा जब राइज कर रहा है वर्टिकली और क्या है वो सॉलिडिफाई हो जाए, टेम्परेचर कूल डाउन, तो वर्टिकली वॉल लाइक दिख रहा है, इसको बोलते हैं डाइक्स। और ये डाइक्स हमें इंडिया में बहुत जगह मिलते हैं। इन कुछ डाइक्स की वजह से क्या होता है, वाटरफॉल भी फॉर्म हो रहे हैं, जैसे नर्मदा में है। तो हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना जीएस के लिए, बस इतना काफ़ी है। फिर ऐसी हो सकता है लावा अगर ऊपर राइज कर रहा है और वो हॉरिजॉन्टली, बिकॉज रॉक्स हॉरिजॉन्टली प्लेस है, उनके बीच में अगर गैप्स है तो वहाँ पे लावा मूव करने लग जाए। ये रॉक से ये लावा राइज कर रहा है और ये हॉरिजॉन्टली मूव करने लग जाए। अब देखो, अब हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हो सकता है जो रॉक्स है उसमें पतली सी गैप हो, तो क्या शीट की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सिल्स एंड शीट्स। अगर बिल्कुल पतला है उसे शीट बोलते हैं, अगर मोटी थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा है उसको बोलते हैं सिल्स। फिर ऐसे ही हो सकता है इसी रॉक्स के बीच में थोड़े से गैप्स हो, जैसे यहाँ पे डिप्रेशन आ गया इन रॉक्स के बीच में, तो यहाँ से लावा राइज कर रहा है और यहाँ पे इन गैप डिप्रेशन में लावा डिपॉजिट हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं
लोपोलिथ या लैपोलिथ। तो इसको आप ऐसा कर लैप हमारी गोदी में रख दिया है तो लैप, ये ऐसे मतलब एक बंदा बैठे उसकी लैप, तो लैप से ऐसे याद करते हो सॉसर शेप बना रही है। ओके, ऐसे ही हो सकता है कि ऐसे, सॉरी दिख नहीं रहा, ऐसी ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, और हो सकता है ऊपर वाले रॉक में थोड़ा सा गैप हो थोड़े, और वो भी डोम शेप्ड हो गैप, तो यहाँ पे लावा डिपॉजिट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं लैकोलिथ। फिर ऐसी माउंटेन्स हमें पता है, यंग फोल्डेड माउंटेन्स, यंग फोल्डेड माउंटेन्स में क्या होता है, ऐसे वीवी स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम इसको बोलते हैं पीक को हम क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन, और ये ट्रफ वैली वाले एरिया को क्या बोलते हैं, सिनक्लाइन। तो हो सकता है यहाँ से मैग्मा राइज करे और एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन में डिपॉजिट हो जाए, ऐसे ऐसे डिपॉजिट होते हैं सिनक्लाइन एंटीक्लाइन वाले एरिया में, इसको हम बोलते हैं फैकोलिथ। याद रखना फैकोलिथ। देखो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं आपके, फैकोलिथ हो गया, सिल हो गया, लोकोलिथ हो गया, डाइक हो गया, बैथोलिथ हो गया, यही हमारे थे कॉन्सेप्ट्स और यही हमारे ऑप्शंस में थे। तो देखो सिंपल बेसिक डेफिनेशन ऐसे याद करनी है आपको। देखो ज्योग्राफी जितना डायग्राम के साथ समझोगे ना उतना ईजी होता है ज्योग्राफी समझना। ज्योग्राफी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हाँ थोड़ा हमें अप्लाई करना है, वो थोड़े बेसिक आइडिया होने चाहिए, वो हम सीख जाएंगे विद टाइम। जैसे जैसे सीख जाएंगे उसको अप्लाई भी करना सीख जाएंगे और डायग्राम के साथ याद करते रहेंगे। तो हमेशा जब भी आप अपने नोट्स बनाओ, हमेशा उसमें क्या ध्यान रखना है आपने, डायग्राम बनाओ, डायग्राम से याद करो। फिर आपको तो बस अगर आंसर लिखना भी होएगा तो आपको सिर्फ डिस्क्राइब करना है, वो आप जैसे डायग्राम में आपकी इमेज क्रिएट होगी आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो कुछ वर्ड्स में। तो देखो हमारा टॉपिक तैयार हो गया। और प्री में क्या, प्री में तो ऑप्शंस दिए ही होते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन को। तो ज्योग्राफी हमेशा डायग्राम से ही चलेगा। ओके, ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी से ही उठाया ये मैंने, कुछ मैंने कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डाली। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी इनफ है, बहुत अच्छी बुक है एनसीईआरटी +1 की। वर्ल्ड फिजिकल एनवायरनमेंट, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है। देखो क्वेश्चंस उसी में से ही आएंगे डायरेक्ट। अगर उससे बाहर कुछ क्वेश्चन आता है मतलब वो आपको, सिर्फ आपको ही नहीं बाकियों को भी नहीं आता, इवन ऑप्शनल स्टूडेंट्स भी फंस जाते हैं कभी कभार। इवन मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट रहा हूँ तो मेरे को भी प्रॉब्लम आई है उस केस में, राइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसमें क्या है, इसको मैप से याद करते हैं। देखो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे प्लेट्स कौन कौन सी है, देखो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो दोस्तों यहाँ पे देखो इसमें अराउंड कौन कौन सी प्लेट्स है, सिर्फ क्वेश्चन यही था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कौन कौन सी प्लेट्स के अराउंड है। तो यहाँ पे देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये भी इंट्रैक्शन में है। फिर यहाँ पे कैरोलिन प्लेट है, कैरोलिन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यहाँ फिलिपिन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट, देखो इसकी भी, ये भी बाउंड्री फॉर्म कर रहा है, बन कैसे रहा है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, कन्वर्जन बाउंड्री की वजह से। देन यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यहाँ जुआन डी फुका प्लेट जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्रिएट करता है, ध्यान रखना ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये सिंबल भी बना हुआ है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। देन पैसिफिक प्लेट सेंटर में, देन छोटी छोटी प्लेट्स है, नास्का प्लेट, कोको प्लेट्स जिनको माइनर प्लेट्स बोलते हैं, और ऑल्सो यहाँ पे राइट साइड में कैरिबियन प्लेट। तो क्वेश्चन में देखना मैंने आपको माइनर प्लेट्स भी सिखा दिए, कैरिबियन प्लेट्स और कैरोलिन प्लेट्स, ये दो प्लेट्स भी आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे लोकेटेड है, और ये भी आपके मैप में दिखना चाहिए। इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं बनाना, आप सिंपल डायग्राम बना सकते हो, प्लेट्स को दिखा दो और जहाँ पे प्लेट्स मीट कर रही है बाउंड्री वहाँ पे आप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दिखा दो, बस इतना सिंपल। इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाना कि आपको नॉर्थ अमेरिका का डायग्राम भी दिखाना है, यूरेशियन भी दिखाना है, नहीं, सिंपल डायग्राम है वैसे बना सकते हो। यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिर यहाँ पे फिलिपिन प्लेट, फिर यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, बीच में पैसिफिक प्लेट आ गई, यहाँ पे कोकोस, नास्का, साउथ अमेरिका, कैरिबियन प्लेट। और बस आपको क्या अब शो करना है कि ये हमारा एरिया है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का। देखो एग्जामिनर जितना सिंप्लीफाई करके दोगे ना मैप्स को, एग्जामिनर उतना अच्छा लगता है। तो आप ऐसे सिंपल डायग्राम भी बना सकते हो, बिकॉज मुश्किल होता है विद इन 30 या 1 मिनट, 30 सेकेंड्स एंड 1 मिनट हमें डायग्राम बनाना है, वर्ल्ड मैप भी बनाना है, प्लेट्स भी बनाना है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ऐसे केस में तो सिंप्लीफाई कर लो डायग्राम्स को, सिर्फ एग्जामिनर को बता दो कि देखो मुझे पता है कहाँ पे ये बाउंड्रीज है, तो इतना भी दिखा दोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, एग्जामिनर खुश होकर आपको दे देगा आधा नंबर।
या 0.25, जितना भी मतलब मैप्स के लिए मिलते हैं मार्क्स। तो ये आंसर है। तो आप देखोगे इसका आंसर 1 2 3 4 5 सभी है, राइट। ये आपको याद करना है डायग्राम। और ये क्वेश्चन, ये मैप बनाना प्रैक्टिस करो। मैं चाहता हूँ आप बनाओ डायग्राम, और डायग्राम को भी पॉज करके, वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में दिखाओ मुझे। देखते हैं हम कितना आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, या आपको आ गया डायग्राम बनाना, या उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का प्रीमिक्स सेशन। ये भी सिंप्लीफाइड डायग्राम है। ये आज का प्रीमिक्स सेशन था। आई होप आपको हेल्पफुल लगा। कुछ प्रॉब्लम आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, देन हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू सो मच।